हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का गबन का पार्ट 9 होगा। हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट। रमानाथ मुझसे साफ जवाब न देने बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है। मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ शराब लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो उस पर 700 निछावर कर दें, उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं? आप यूँ ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान न फेरता। आपसे झूठ नहीं बोल कहता बहू जी। इन चीज़ों पर पैसा रुपया नफ़ा है, उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा बट्टा खाता, दस्तूरी दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। जालपा, कह दिए, वही 700। चरण ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही है, और आपकी बात नहीं लौट टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ लुढ़ा ले जाता था। मुझसे पछतावा हो रहा था कि कुछ और काम क्यों न कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीज़ें लिए उड़ चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीज़ों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूँगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है, मुझे इस दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, ये अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीज़ें मुफ्त आता गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपए न देने पड़ेंगे? जालपा, तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं, तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने यह चीज़ें ले ली। अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जालपा असमंजस में आकर पढ़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन में उतार डाले और दोनों चीज़ें को केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विवश जाने की अनुमति दे रही हो। वही व्यवस्था, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केशों को ले सके, इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुँह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वो अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चर्चा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कर्ण से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है
और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह की क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा न लगता था। अब तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा न सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों न माने घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न रही, वह अकेली ही आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की भी कैद न रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्राभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सुनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नर नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमा हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियाँ दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्ते का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पर था। कभी कभी गायने बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसी के मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उठ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हकीकत ही क्या थी, उसका मुंह जोता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में इतना आदर सम्मान है, यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहाँ की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता, अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर वह क्यों न जाता। सिनेमागृह में ऐसी कितनी रमणियाँ मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह इन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रूप रंग में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत में करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लेवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कहीं माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब हो जाता था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी। जालपा रूपहीन, काली कलौटी फूहड़ होती तो जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने से में आनंद के साथ गौरव भी होता था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर में ही रहती आई हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा ने पूरे किए जाता था। मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितने ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय ही कर लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमाघर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियाँ जीने न देंगी। रमानाथ इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ न होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुँह छिपाएं, चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई।
कई दिनों के बाद वह भी समय आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क के साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख ले तो? रमानाथ, तो क्या? कुछ नहीं जालपा, मैं तो मारे शर्म के गड़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख लें? रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने झुका देते हैं। आप लोग का ये हुआ पार्ट 9। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।